ठीक है, शुरू करें। कल पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि व्हाट आर वेरियस फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें से हमने 2 देखे थे। हम टोटल 3 पढ़ने वाले थे, जिसमें से हमने 2 देख लिए थे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, कैसे पायोनियरी स्पीशीज, फिर सीरियल स्पीशीज और फिर क्लाइमेक्स स्पीशीज, है ना, ये देख लिया था। पायोनियरी स्पीशीज जो पहला वाला पार्ट होता है, वहां पे प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्लाइमेक्स स्पीशीज में प्रोडक्टिविटी और डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। हमेशा अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरफ, या फिर पायोनियर वाली में या क्लाइमेक्स वाली में किस जगह डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, तो क्लाइमेक्स वाली में ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वो सक्सेस करते हुए आ रही है। तो जैसे जैसे वहाँ का वेजिटेशन बढ़ेगा, वहाँ की उन लोगों की अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, वहाँ पे डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ आ रहा है ये? ठीक है, पहला हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन। दूसरा है एनर्जी फ्लो, यानी कि एनर्जी फ्लो में हमने 3 पिरामिड्स देखे थे। पहला वाला देखा था हमने, बताओ। एनर्जी, बायोमास, नंबर्स। ठीक है, तीनों के कैसे, कहाँ इन्वर्टेड होंगे और कहाँ इरेक्टेड होंगे, ये देखा था। आपको वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। आज थर्ड हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल। अभी तक क्लियर है ना। आज हम शुरू करेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल्स। दो टाइप की न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे हम। गैशियस, ठीक है, स्पेलिंग आपकी जिम्मेदारी है ना। और यहाँ पे सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री साइकिल्स और गैशियस साइकिल, इसमें भी नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि वाटर साइकिल। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस, एंड सल्फर साइकिल। ठीक, ये 6 साइकिल हम पढ़ेंगे। अब ये बताओ कि अभी सबसे ज़्यादा समस्या किस बात की है? ग्लोबल वार्मिंग की, है ना। तो उसमें तुम्हें क्या वो बोलेगा, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल ज़्यादा पूछेगा या हाइड्रोजन साइकिल? तो आपका फोकस ज़्यादा कहाँ होना चाहिए? ठीक है, अब देखो कोई चीज़ है बहुत सिंपल है, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पानी हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, लेकिन बहुत सिंपल है। और हमने बचपन से पढ़ा है कि ऊपर यहाँ से क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन होता है, ऊपर कंडेंसेशन होता है, यहाँ से प्रेसिपिटेशन होता है, अंडरग्राउंड वाटर से पैराक्लाइजेशन होकर ये सब जाता रहता है। ये साइकिल सबने पढ़ा है। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे? नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में सब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो फिक्स होनी चाहिए। तो पहले नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, फिर अमोनिया आएगा, अमोनिया के बाद वापस से वो डीनाइट्रिफिकेशन होकर वापस से क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बनेगा। तो वो बैलेंस बना रहेगा। उसके बाद उनको फिक्स करने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया लगते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा है? क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आएंगे? ठीक है, समझ गए कहाँ से क्यों इंटेंट। तो अगर इसको जल्दी करके निकल जाए, इसको टाइम लगाएं तो सही है ना। उसके बाद ये सल्फर और फॉस्फोरस। तो पहला कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन साइकिल्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं। तो इनमें से अगर पूछे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो अगर आपको ये नाम याद है तो आप बाकी वाले एलिमिनेट कर दोगे, और ये होंगे तो आप आंसर सही लगा दोगे। दूसरा, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब 2 टाइप के हैं तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो ये गैशियस है, ये सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्स जो किसी हिस्से के परत से निकलते 2 सेडिमेंट्स होते हैं। जैसे कि रॉक्स, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, रॉक पढ़ोगे, रॉक में होगा इरोजन और वेदरिंग। रॉक में एक प्रोसेस होता है इरोजन और वेदरिंग का, या किसी भी चीज़ में इरोजन और वेदरिंग कॉन्सेप्ट लगता है कि किस तरीके से वो इरोड होगा, मतलब वो इरोड होगा या फिर डीके होगा, वो टूटेगा। ठीक है, एक उसका साइकिल। रॉक बनने का प्रोसेस मालूम है? नीचे से लावा निकलता है, ठीक है, ठंडा होता है। अगर तुरंत ठंडा हुआ तो कुछ और बनेगा, धीरे धीरे ठंडा हुआ तो कुछ और बनेगा, उसके क्रिस्टल किसी और टाइप के होंगे तो वो डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, ये पता है। उसके बाद वो रॉक बन गया, अब उसमें हवा लगेगी,
उसमें पानी लगेगा, उसमें टेम्परेचर लगेगा, उसमें केमिकल फॉर्मेशन होगा, तो इससे वो कमज़ोर होता है। ठीक है, कमज़ोर होता है, उसकी परत ढीली होती है, और फिर पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, ये सब उसको कैरिंग एजेंट है उसके, तो उसको लेके जाके जो हमारे यहाँ रेत मिलती है वो ही इरोजन और सेडिमेंट्स है किसके, रॉक्स के। तभी वो पानी में वो जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं कहाँ से आते हैं, रॉक से आते हैं, क्योंकि रॉक मिनरल्स नीचे से लेके आया, केवल तो यहाँ पे सॉलिड हो गया, फिर उसमें पानी ने बहुत ज़्यादा काम किया, कई सालों तक काम किया, हवा ने काम किया, और पानी में जाके उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलाए। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब वो रेत निकाल के लेके जाते हैं, तो तुम अभी तो ले गए, तुम्हारा घर बन गया, ठीक है, बट वो कई करोड़ साल लगते हैं उस चीज़ को होने में, उस चीज़ को होने में कई करोड़ साल लगते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो सेडिमेंट्स कैसे निकलते हैं, तो अगर मैंने सेडिमेंट्स बोला तो कहीं रॉक दिख रहा होगा, कहीं उसका इरोजन हो रहा होगा, तो ऐसी वाली बात आएगी, तो वो सेडिमेंट्री साइकिल। और जहाँ पे गैसेस की बात आएगी, अलग अलग चीज़ों गैसेस निकलेगी, वो गैसेस साइकिल। और इसमें से परफेक्ट साइकिल कौन सी होती है, गैस साइकिल। गैस कहीं ना, ये वाली साइकिल इस तरफ लिख लो, गैसेस साइकिल में ये एक टाइप की परफेक्ट साइकिल होती है। और सेडिमेंट्री साइकिल इम्परफेक्ट साइकिल होती है। क्यों, क्योंकि किसी के सेडिमेंट्स कहीं इधर होंगे, कहीं उधर होंगे, कुछ वापस से डीक्रिस्टलाइज होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, अब जितने यहाँ से क्रिस्टलाइज होके गए, कुछ आपके घर में लग गए, समझ गए हो, यहाँ से डिफॉर्मेशन हुआ, डिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, यहाँ से वो सॉरी यहाँ से इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई, वो नदी में गए, नदी में कुछ आपके आपके निकाले और आपके घर में लग गए, तो अब इसका तो वापस कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो बचे रह गए वो वापस से डिक्रिस्टलाइज होंगे, दोबारा सेडिमेंट्री साइकिल फॉर्म होगी। ठीक है, दोबारा से वो क्रिस्टलाइज होंगे और बनेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते हैं, तो ये इम्प्योर या फिर इम्परफेक्ट साइकिल होती है, और गैसियस साइकिल परफेक्ट साइकिल होती है। क्यों, क्योंकि सारी गैस किसी ना किसी रास्ते से वापस से एनवायरनमेंट में पहुंच जाती है। ये समझ आ रहा है, तो ये दोनों में तो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, एक क्या है, तो अगर आपके इनके नाम याद हैं तो आपको बनता है। ठीक है, दूसरा कौन सी परफेक्ट साइकिल, कौन सी इम्परफेक्ट साइकिल, तो आपने दोनों से बता दिया है ना। आप तीसरा कि इनमें से कौन सी गैसियस साइकिल है, इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री साइकिल है, अगर आपको वो पता है तो आप यहाँ तक आ गए। तो केवल हमने अपना सिलेबस पढ़ने से 2-3 क्वेश्चन टैकल कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एक पे हम जाएंगे और देखेंगे। ठीक है, हाँ इस पे साइड में लिख लीजिएगा गैस में, इसकी कुछ मतलब कैसी है ये साइकिल किस तरीके की होती हैं, है ना। तो इसके साइड में ऐसे ही मार्क लगा के लिख लीजिएगा। पहला है दे आर फास्टर, अरे ऐसे करके लिख लो, फास्टर, एफिशिएंट, एफिशिएंट, ठीक है, परफेक्ट। अगर ऐसे कोई प्रीफिक्स आपको मिलते हैं और ये एसोसिएट करना हो किस वाले के साथ, तो आप इसके साथ एसोसिएट करेंगे। ठीक, देखो मैं, मुझे जो बनता है और जो मेरी समझ है, मैं उस बेसिस पे आपको बताते जा रहा हूँ। मुझे और पुश कैसे करोगे, आप करोगे कि आप बताओगे नहीं भैया ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे और उस तरीके से बताना चाहिए। मेरे पढ़ाने में समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एनडीए निकालना भी है। मैंने अभी तक नहीं निकाला है, मैंने नहीं निकाला है, मैंने एमपीपीएससी नहीं निकाला, मैंने यूपीएससी अभी नहीं निकाला, तो मेरी जितनी समझ है ज़रूरी नहीं कि उतनी हो जिससे वो एग्ज़ाम निकल जाए। तो आप मुझे पुश करोगे कि भैया इतना और बताओ ताकि आपका एग्ज़ाम निकले, समझ रहे हो। तो आपको देखना ही पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ, मैं बोला हूँ कि इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि इतना सारा ज्ञान क्योंकि पहले मिल रहा है, सबसे आप अलग फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, लेकिन उससे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। एग्ज़ाम ये जाके पढ़ के अगर आपके क्वेश्चन लग रहे हैं, निकल रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक बार लगा के देखो, लग रहा है कि नहीं इस वाले कंटेंट से और ज़्यादा पढ़ना है ताकि मेरे क्वेश्चन निकलेंगे, तो आके मुझे वापस बताओ कि नहीं इसमें और एडिशन होना था। ठीक है, और नहीं हो रहा है कि यार ये क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता, इस पर खुद मेहनत करनी पड़ी, तो उस पर खुद भी मेहनत करो। अल्टीमेट एम है एग्जाम निकालना। ठीक है, तो आपको ये बार बार मुझे बताता रहना पड़ेगा कि ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको आ रहा हो, आप लोग सेटिस्फाइड हो, अच्छी बात हो, आप लोगों को बार बार और देखना पड़ेगा, है ना, आपको भी और आपको भी। चलो, तो ये लिख लिया, तीनों में लिख लिया। इस पे लिखो, दे ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट,
ठीक है, दे आर नॉट एफिशिएंट बिकॉज सेडिमेंट गेट्स लॉस्ट। ये एफिशिएंट नहीं है, लॉस हो जाते हैं इसके न्यूट्रिएंट सेडिमेंट्स, इसके लॉस हो जाते हैं, इसीलिए वो परफेक्ट नहीं है। ये समझ आया? अब नाइट्रोजन साइकिल में चलेंगे। देखो नाइट्रोजन साइकिल में एक तो तरीका होगा प्रोसेस का, हम अब एक एक करके ये पढ़ेंगे, है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल में एक प्रोसेस होगा, तो साइकिल में कोशिश करूँगा यहाँ बनाने की और आपको समझाने की। फिर हम चाहेंगे तो बहुत सारा लिख भी सकते हैं, लेकिन उस साइकिल में ही सब कुछ आ जाएगा कि इधर से क्या होता है, इधर कौन से वाले बैक्टीरिया करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो वो हम करेंगे। दूसरी चीज़ कि ये एनवायरनमेंट है, केमिस्ट्री नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कि भैया ये क्यों हुआ, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। दूसरी बात, आती नहीं, वो क्वेश्चन आता नहीं है कि ये कौन सा बॉन्ड लगा, कौन सा कंपोनेंट लगा, ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल्स उसमें निकले गए, ये वाले क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। तो उसको ज़्यादा पढ़ के भी फायदा नहीं है। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये क्यों हुआ, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या कौन कर रहा है, तो उन सारे डायमेंशन को कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है तो मुझे बता देना, मेरा नॉलेज बढ़ जाएगा। पीसीएम, है ना। पहला है नाइट्रोजन साइकिल। मतलब हाँ देखो, हाँ ऐसा हो सकता है। तो आप ये बता दोगे दो टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी कंपोनेंट्स हमारे अर्थ को बनाते हैं वो कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं। साइकिल का मतलब यही है ना, यहाँ से शुरू हुआ वापस आया और वहीं पे। तो नाइट्रोजन है 21% मान लो है, मुझे एग्जैक्ट, ऑक्सीजन 21% है ना, 21 है ना, हाँ ठीक है। तो वो 21% है, तो वो कुछ यूटिलाइज होगी, कुछ और निकलेगी, और वो अपने आप को फिक्स करते 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 वो उसका ओवरऑल अमाउंट उतना ही रहेगा, वो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होते 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 वापस वहां पहुंच जाएगी, ठीक है। ये पर्पज है उसका। तो साइकिल वैसी ही चलती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस से हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना बुरा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेसिव होना, कि मतलब जितनी हमारी अर्थ की कैपेसिटी है टू इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड वो कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ गया है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। एंथ्रोपोजेनिक रीजन मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, ठीक है। तो उनकी जो अर्थ की कैपेसिटी है टू इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड वो कम है, और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, इसीलिए इम्बैलेंस और जो भी उसका रेपरकर्शन हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है। तो प्रॉब्लम वहाँ नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस है, क्राइम भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है। तो एक लेवल पर क्राइम हर सोसाइटी में होता है तो उसको माना जाता है। क्राइम जब एक लेवल से बढ़ जाए तब वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ऐसे ही हर चीज़ एक प्रपोर्शन में सही है। बताया था ना इकोलॉजी, अगर ये इसको मार रहा है ये इसको मार रहा है तो वो सही है, वो क्योंकि साइकिल का पार्ट है। जब वो एक्सेसिव हो जाए या कम हो जाए तब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि नाइट्रोजन, हाँ तो ये आप ये जो पूछ रहे थे ना कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ही आएगा, तो वैसे तो मेन से मुझे कम पॉसिबिलिटी क्या है, तो मुझे ज़्यादातर लगता है कि स्पेसिफिक ही पूछेंगे, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। मतलब पूरा नाइट्रोजन साइकिल नहीं पूछेंगे, और अगर पूछेंगे तो आप वैसे गैसियस होती है, ये होती है, उसे कुछ एग्जाम्पल वो सब करके कर देना, है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल से शुरू करेंगे। तो नाइट्रोजन हमारे यहाँ अबेंडेंट इन नेचर है, मतलब बहुत सारी है, ठीक है, 21%। हाँ 70 नहीं, बताओ 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 बताओ, हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो ना। नहीं नहीं, बता दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हो सकता है जो आप बोल रहे हो वो सही भी हो। हाँ बताओ, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए ना। परसेंट ऑक्सीजन है ना, 21% ऑक्सीजन है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 71%, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वो उस फॉर्म में यूज़ नहीं की जा सकती। किसी भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट को यूज़ करना, जैसे ह्यूमन को यूज़ करना है, हम भी कुछ तरीके से उसको प्रोसेस करके यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं, सॉइल यूज़ करती है, बट वो उसको डायरेक्ट नाइट्रोजन की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। जो नाइट्रोजन अवेलेबल है
उसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, तब वो इनटेक करेगी। मतलब नाइट्रोजन से उसे नाइट्राइट फिर नाइट्रेट बनाना पड़ेगा, और फिर वो हमारे वेस्ट के थ्रू, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, जो जानवरों का वेस्ट होता है, काउडंक होता है, उसमें अमोनिया के थ्रू उनके शरीर से निकलता है। ठीक है, अभी भी क्या है, वो नाइट्रोजन की फॉर्म से यहाँ नाइट्रिफिकेशन हुआ। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिससे नाइट्रोजन हमारे इनटेक के लिए या हमारे से ज़्यादा नाइट्रोजन से इन्वायरमेंट के इनटेक के लिए कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। समझ आ रहा है? ठीक है, फिर यहाँ से कुछ प्रोसेस होगा और फिर वो हमारे ह्यूमन बॉडी में जाएगा। ह्यूमन बॉडी में उसको जितना, या फिर जानवर की बॉडी में जाएगा, उसने क्या है, नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट्स में, अभी हम पढ़ेंगे ही, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ, और नाइट्रेट से फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में गया। कैसे, सॉइल में, सॉइल में गया। सॉइल से किसने लिया, पेड़ ने। पेड़ को किसने खाया, हार्बीवोरस ने, तो जानवरों ने खाया। उनके अंदर जो भी उसकी एनर्जी गई, ठीक है, खाने के साथ साथ सारे न्यूट्रिएंट जो भी प्लांट में थे उसके अंदर गए, तो नाइट्रोजन भी गया होगा। ठीक है, फिर उसने वेस्ट के थ्रू, वेस्ट किस फॉर्म में निकलेगा, अमोनिया के फॉर्म में, वापस से सॉइल में मिलेगा। और फिर कुछ बैक्टीरियाज होंगे जो वापस से उस अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे इनटू नाइट्रोजन। ठीक है, ये पूरा साइकिल चलेगा। अब हमें क्या देखना है कि एक तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, जैसे नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा नाइट्राइट्स में, फिर नाइट्रेट्स में, फिर अमोनिया में, अमोनिया से वापस नाइट्रोजन में। एक ये साइकिल याद रखना है। दूसरा, कौन किसको कन्वर्ट कर रहा है, कहाँ पे, जैसे कि एल्गेस कन्वर्ट करेंगे सॉइल से किसको ले जाने में, प्लांट्स को ले जाने में। ठीक है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट कौन से बैक्टीरियाज बनाएंगे, एरोबिक और एनोरोबिक। फिर अमोनिया से जो वेस्ट निकला है, अमोनिया से कौन से वाले बैक्टीरिया ले जाके वापस से नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। बस ये याद रखना है, 2-3 चीज याद रख ली, एक कैसा प्रोसेस जा रहा है, क्या क्या कहाँ हो रहा है, और कौन कर रहा है। ठीक है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। कुछ दिक्कत अभी तक? हाँ, जैसी आएगी तो बता देना। नाइट्रोजन अनफिक्स्ड, मतलब एज इट इज फॉर्म में, हमें उसको यूज करने के लिए फिक्सेशन करना पड़ता है। ठीक है, कितने परसेंट है, 71% करीब है ना, अप्रॉक्स। मैक्सिमम है 78, ओके, 78%। हाँ, तो ये आपके लिए हो सकता है कि एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन भी आए, कितना परसेंट है, तो 78%। आपको भी मैक्सिमम गैस पूछेगा तो नाइट्रोजन होती है, सेकंड कौन सी, ऑक्सीजन होती है, 21% करीब है ना। तो तुम्हारे लिए तो पूरा ही है, ये पूरा ही तुम्हारे लिए है ना। उसके बाद आराम से फोकस, कोई दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, इस पे कोई दिक्कत, इस पे कोई दिक्कत? अभी तुम्हारे लिए पूरा ही है, मतलब ये मान लो कि तुम्हारे लिए क्लास लग चल रही है, उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद इनको मिलेगा, बाकी पूरा खाना बुफे तुम्हारे लिए। ठीक है, सच में। हाँ, तो यहाँ से नाइट्रोजन से कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में। ठीक है, नाइट्राइट्स, उसका स्पेलिंग देख लेते हैं। नाइट्राइट्स में, ठीक है, तो दो तरीके से होता है। पहले वो खुद अमोनिया बनता है, या पहले वो खुद अमोनिया बनता है, फिर नाइट्राइट बनता है, या डायरेक्ट नाइट्राइट बनता है। ठीक है, तो हम कैसे लेके चलेंगे, अमोनिया के थ्रू लेके चलेंगे। तो पहले वो अमोनिया बनेगा, ठीक है, देन इट बिकम्स नाइट्राइट्स। ठीक है, और फिर वो बनेगा नाइट्रेट्स। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म है। अब मुझे भी इससे ज्यादा नहीं मालूम है कि ये क्या है। नाइट्रोजन के अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसमें वो यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, अमोनिफिकेशन यहाँ पे भी होगा ना, ये अमोनिफिकेशन, ये हाँ, ये अमोनिया में अमोनिफिकेशन यहाँ पे होगा जब यहाँ से पेड़ से जानवर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये कंफ्यूजिंग लग रहा था, अभी इसको हटा दो। बट वो इस फॉर्म में भी आता है, अगर कहीं पे आ जाए तो स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन आपको इतना नहीं आएगा। ठीक है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये समझो, नाइट्राइट्स तुम्हें समझ में आ रहा है पक्का? थोड़ा हाँ, ऐसा वाला चेहरा रखो। ठीक है,
और फिर यहाँ से सॉइल में आ गया, सॉइल से कौन लेगा, पेड़ लेंगे, और पेड़ से कौन लेगा, जानवर लेंगे, ठीक है। अरे जो भी है, ठीक है। काऊ के वेस्ट से जो निकलेगा, काऊ का वेस्ट जो निकलेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जब पेड़ भी मरेंगे, पेड़ भी मरते हैं, मतलब काट दो तो मर जाएंगे, सही में पेड़ भी मरते हैं, ठीक है। और उसका भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, रेडो करके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रीटी हुई है, रेडो प्लस और रेडो। इसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमारे पास पर्पस क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि नाइट्रोजन, क्या हुआ, अरे ठीक है ना यार, काऊ लिख दो उसको, जानवर लिख दो, ठीक है, काऊ लिख दो, हाँ ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस, विच मीन्स वो रेडिएशन को वापस से जो हमारे अर्थ के अंदर सोलर रेज आई और जो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं वो उसको कैप्चर करती हैं, ठीक है। तो या तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो, क्यों हटा दो, गड़बड़ हो जाएगी। हमारे अर्थ को हैबिटेबल कौन रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही रखती है, उसका जो टेम्परेचर मेंटेन रखती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्योंकि एक्सेसिबल हो रही, एक्सेस हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या हुआ, ये तो एक्सेस हो रही है हमारी एक्टिविटीज के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन कारण, ऊपर से जब अगर यहाँ जा रही है तो प्रॉब्लम ना, ऊपर है वो कहीं और चली जाए, है रहे कहीं और चली जाए, तो समुद्र जो है सबसे ज्यादा कार्बन कैप्चर करता है, समुद्र। उसमें वो तो अर्थ गर्म हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, इसलिए पानी भर रहा है, वो तो अंदर ले लेता है ना, जैसे पानी उतना ही है, उसमें शक्कर डालो तो शक्कर घुल जाती है ना, तो उसकी कैपेसिटी टू होल्ड वो है, तो इसलिए वो वैसे में वो कर लेती है, ठीक है। वापस से, ठीक है। तो ये ले लिया किसने, समुद्र ने, उसके अंदर कैल्प फॉरेस्ट होते हैं। कैल्प फॉरेस्ट क्या होते हैं, वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स बताए थे ना, उसके फॉरेस्ट होते हैं जो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। वैसे ही पेड़ भी अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, CO2 लेते हैं ना अपने अंदर। तो जितने ज्यादा पेड़ होंगे उनके अंदर अभी कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है, तुम जैसे ही उसको काटोगे तो वो सड़ेंगे, तो वापस से उनके कार्बन डाइऑक्साइड का जो अंदर उनके कैप्चर वो सब वापस से रिलीज हो जाएगा, और उसके कारण वापस से क्या होता है, जो CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। समझ रहे हो इम्पैक्ट, इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई जो लगे हुए हैं ना उनको छेड़ो मत, क्योंकि उनने ऐसा नहीं किया कि उनने उसको चैनलाइज करके कुछ और कर दिया, उनने अभी अपने पास बांध के रखा है। ये मानो कि बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं और उनको जेल में बंद कर रखा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो क्रिमिनल्स खत्म हो गए। अगर तुमने वो जेल तोड़ी तो सारे क्रिमिनल्स वापस आ जाएंगे सोसाइटी में। वैसा ही है कि तुमने CO2 ऐसा नहीं कि कुछ गायब ही कर दिया, वो उनने पकड़ के रखी हुई है, अगर तुमने उनको काटा तो वापस बाहर आ जाएंगे और वापस से ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसे ही अगर कैल्प, जैसे कि क्या होता है, हम मछली पकड़ते हैं तो ट्रॉलर्स जो होते हैं वो नीचे से जाते हैं, तो जो सी सरफेस होता है ना उसको बिल्कुल खोदते हुए जाते हैं, समझ रहे हो कि उसको खोदते हुए जाते हैं। लेकिन सी सरफेस में क्या होता है, मछलियां अंडे देती हैं, एक तो पहले आपने खोद दिया तो जो आप पकड़ रहे हो उन्हीं का फ्यूचर खराब कर रहे हो, समझ रहे हो ना, तो उन्हीं का फ्यूचर खराब कर रहे हो कि तुम मछली पकड़ने जा रहे हो, मछली का प्रोडक्शन ही तुमने खत्म कर दिया ना नीचे से, क्योंकि उसके अंडे ही गायब कर दिए तुमने। तो एक बार तो तुमने पकड़ लिए, 2 बार पकड़ लिए, कितने टाइम तक करोगे, क्योंकि तुमने उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर दिया। इसके कई रीजंस होते हैं, अगर आप मेंस में आंसर लिखना चाहो तो पॉलिटिकल क्या होगा कि हमारे फिर जो मछुआरे हैं उनको श्रीलंका तरफ जाना पड़ता है, पकड़े जाते हैं, यहाँ के तुमने खत्म कर दिए, और आगे जाओगे इंटरनेशनल वाटर में जाओगे, फिर दूसरे की टेरिटरी में चले जाओगे तो दिक्कत होगी। दूसरा हैबिटेट खराब होता है, अब तुमने यहाँ से मछली गायब की, एक साइकिल चलता है, अब साइकिल में कोई भी एक गायब होगा तो पूरा हैबिटेट खराब होगा। तीसरा कैल्प फॉरेस्ट खराब किया, कैल्प फॉरेस्ट अभी बताया कि वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, वो नहीं करेगा तो वापस से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पानी का लेवल बढ़ेगा, तो आइलैंड वाइलैंड सब डूब रहे हैं, वो भी परेशान होंगे। तो ऐसे आप मल्टीपल डायमेंशन में आंसर लिख सकते हो। तो वहां से ही शुरू किया था, इस तरीके से आपने क्या, हम गए क्यों थे वहां पे, हाँ तो CO2 के कारण, पानी में CO2 जा रहा था उसके कारण गए थे। ऐसे ही अभी फिलहाल ये समझो कि इनके वेस्ट से अमोनिया निकला, हाँ इसके कारण गए थे, पेड़ के कारण। तो पेड़ जब मरेगा ना तो CO2 के साथ साथ अमोनिया भी निकलेगा उसका, ठीक है। पेड़, ये
इस फॉर्म में आता है, नाइट्राइट फॉर्म में बनता है, ये मानो। ये किस नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्स होना, अभी अनफिक्स्ड है, फिक्स होगा। फिक्स 3 तरीके से होता है, हाँ मुझे ये बताना चाहिए था, सॉरी। 3 फिक्स, जब यहां से यहां कन्वर्ट होगा तो फिक्स 3 तरीके से होगा। एक लाइटनिंग के थ्रू, जब ऊपर से लाइटनिंग होती है तो इस नाइट्रोजन को वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो एक फिक्सेशन कैसे होगा, लाइटनिंग के थ्रू। दूसरा फिक्सेशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि फर्टिलाइजर बनाते हैं जब, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी, फर्टिलाइजर, ठीक है, जब हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। और तीसरा है कि पेड़ कन्वर्ट करते हैं, रूट नोड्यूल्स से वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कोई किसी को पता है? हाँ हाँ बताओ। हाँ तो वो अभी हम पढ़ेंगे। क्या हो गया? हाँ हम्म, पेड़ तो इधर से इधर जाएंगे, हम ये बोल रहे हैं कि ये पेड़ में जो बैक्टीरिया रहता है, पल्सेस होती है ना, उनके रूट नोड्यूल्स में, मतलब रूट्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। तो पेड़ में रहने वाला बैक्टीरिया, इसलिए मैं पेड़ बोल रहा था, ठीक है। पेड़ में उनकी रूट्स में रहता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रेट यानी जो नाइट्राइट्स है उनको कन्वर्ट करता है, फिक्स करता है, ठीक है। तो इनके जो पेड़ के रूट नोड्यूल्स हैं, इसमें एक टाइप का बैक्टीरिया, अब क्योंकि मैं बैक्टीरिया में आने वाला था इसलिए मैंने अभी नहीं बताया, यहाँ पे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, वो कन्वर्ट करता है। 3 तरीके हो गए कन्वर्ट करने के, तो फिक्स हो गया, नाइट्राइट्स बन गए। नाइट्राइट से वापस नाइट्रेट बना, क्यों, सॉइल में आके। कौन कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया कर रहा है। अब सॉइल से कौन ले रहा है, सुन रहे हो आप, सॉइल से पेड़ ले रहा है। पेड़ कौन खा रहा है, काऊ। काऊ खा, वो वेस्ट निकालेगा और ये पेड़ का भी वेस्ट निकलेगा, वो क्या बनेगा, अमोनिया। अमोनिया वापस से नाइट्रोजन बनेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनियाफिकेशन, अमोनिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन नहीं, उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, समझ रहे हो। अमोनिफिकेशन तो यहाँ होगा ना भाई, हाँ, ये होगा डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब अमोनिया से वापस नाइट्रोजन बनना है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखो क्या क्या हो रहा है, ये समझ में आया साइकिल। अब 2 प्रोसेस सुनो, इस साइकिल में जो 2 प्रोसेस है, पहला है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी पहला है नाइट्रिफिकेशन और दूसरा है डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये जो अमोनिया से नाइट्रोजन बनने की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डन। हाँ तो यहां से एक प्रोसेस आएगी, इसको बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। इस साइड पे क्या बोल रहा हो, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हें जो समझ आ रहा है ना, तुम भी सही बोल रहे हो, तुम भी सही बोल रही हो। मैंने वापस से वो सब लिखा नहीं है, इस प्रोसेस में ये कंपोनेंट्स आते हैं, समझ रहे हो। ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, इस साइकिल को ऐसे ही बनाओगे तो भी सही है, और हर जगह साइकिल ऐसी ही मिलेगी, बस उसका कंपोनेंट्स वो आएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, और यहाँ से ये करने पे क्या मिलेगा, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। कोई दिक्कत? ये जो वेस्ट से अमोनिया बन रहा है, इसको अमोनिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम कुछ बैक्टीरियाज की बात कर लेते हैं। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन का नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो यहाँ पे 2 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, एक एरोबिक और एक एरोबिक। एक एरोबिक, इतना आपको नहीं आएगा, आपको भी, लेकिन भूले भटके उनको मन लग गया तो। हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो बोलो, अगर कहीं लग रहा हो तो बता दो, जैसे इसने बताया कि 21 नहीं 78 है, हमारा भी इम्प्रूवमेंट ही होता है। हाँ 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 हाँ, इधर पे तो मैंने क्या लिखा था,
ठीक है। अब ये, अब इसको बोलो, क्या बोलोगे तुम? नहीं नहीं, बताओ ना, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? श्योर? उसके आगे के प्रोसेस को? हम्म। हम्म। एक सेकंड रुको, तुम लोग परेशान मत हो, मैं इसको लिखवा भी देता हूँ। नहीं, क्या है देखो, अब तीन चीजें बताता हूँ। एक, आप अपनी साइकिल देखो, एक मेरे में जो साइकिल बनी है वो देखो, और बुक में जो साइकिल बनी है वो देखो। क्योंकि ये परफेक्ट है, तो क्या होता है कि गैस में किसी भी फॉर्म में जाए वो कन्वर्ट होकर वापस नाइट्रोजन बनती है। तो जरूरी नहीं है एक बार में वो पूरी अमोनिया बनेगी, और जरूरी नहीं कि एक बार में पूरी नाइट्राइट्स बनेगी। तो अगर मैं ये प्रोसेस लेके जाऊँ ना, तो वो भी सही है। मैं सिंपलेस्ट वे में बताना चाह रहा था, ताकि आपके जो पेपर में आता है आप उसमें भी कंफ्यूज ना हो, और ऐसे भी। अब देखो, हो गया ना कंफ्यूजन का माहौल, तो अब रुको, पूरे ही चलते हैं। लेकिन वो आएगा नहीं आपको, इसलिए मैं आराम से बच रहा था, कोई बात नहीं। क्यों फिर कंफ्यूजन में क्यों रहे जीवन में? हम्म। हाँ। इसको अच्छा आप लिखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ। ना, हाँ, सुनो सुनो, नाइट्रोजन है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, उसको पहले टूटना पड़ेगा, अनफिक्स्ड होना पड़ेगा, ताकि वो नीचे आए। वो तीन तरीके से होता है, लाइटनिंग हो जाए, उसके क्या बोलते, फर्टिलाइजर ह्यूमन बनाता है, या फिर वो रूट न्यूड्यूल में जो बैठे हैं वो कन्वर्ट कर दे। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद ये प्रोसेस है, यहाँ तक आया। अब इसको करने के लिए अलग अलग स्टेप में अलग अलग बैक्टीरिया काम करते हैं। तो अगर किसी बैक्टीरिया का नाम काम कहीं दिया हो गया, मान लो कहीं यहाँ दिया है या यहाँ दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं वो बैक्टीरिया के वहाँ वहाँ नाम लिखवा रहा हूँ। एरोबिक और एनएरोबिक है या नहीं है उतने से आपको कोई मतलब नहीं है। बैक्टीरिया के थोड़े नाम याद कर लेना आप भी, कि अगर ये इस प्रोसेस में दिया है तो आपको ये एलिमिनेट करना पड़ेगा कि यार ये वाले तो नहीं आएंगे। ठीक है? जो चार ऑप्शन आएंगे कि भाई ये वाला प्रोसेस कौन से वाले बैक्टीरिया कर रहे हैं, तो आपको बस इस डायग्राम से ये याद रखना है कि ये वाले बैक्टीरिया यहाँ थे, तो इस वाले प्रोसेस में नहीं आएंगे। तो कौन से वाले आएंगे वो ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत? पक्का? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो तो ठीक है, जो ये कर रहे हैं वो भी समझ में आया ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखो वहां पे। कोई बात नहीं, तुम जो लिखा है उसको भी लिख रहो, जो लिखा है उसको भी लिख, उसको भी लिखे रहो, लिखे रहो। ठीक है? तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन ही तो है। अभी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ऐसे मन में मत रखना, उसको वापस निकाल दो। ठीक है? एरोबिक में, एरोबिक में जो अजोटो बैक्टीरिया नाम है उसका, जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसका नाम है एजोटो बैक्टीरिया। ठीक है? एनो, एरोबिक और एनएरोबिक दो टाइप के बैक्टीरिया, यानी कि देखो, अब वो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। किंगडम फाइलम, वो याद है? जूलॉजी और बॉटनी, ऐसे क्लासिफिकेशन होते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे क्लासिफिके, ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन। हाँ। कोई दिक्कत? तो लिख लो ना जल्दी, वो याद थोड़ी रहेगा। चलो चलो, ये अच्छा समझाया, ठीक है। हाँ, तुम्हें लिखना हो तो लिख लो, कोई दिक्कत। एरोबिक और एनारोबिक। ऑक्सीजन। एजोटोबैक्टीरिया। हाँ, तो बैक्टर लिख लो।
ठीक है, तो मैंने अपने याद करने के लिए वो लगाया होगा, क्योंकि वही होगा। देखो प्रीलिम्स में मेजर, जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में मेजर ये होता है कि वो उसका नाम याद आ जाए। और मैंने भी बताया ना, मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, फिर मैंने बीए और फिर एमए किया है ना। तो मैंने यही बताया ना कि वो क्यों है, कौन सा मॉलिक्यूल लगेगा, क्या बॉन्ड लगेगा, वो मुझे नहीं मालूम है, क्या कौन करेगा, प्रोसेस का क्या जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब अल्टीमेटली मैं वो वाली चीज़ों पर ध्यान। तो अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बता दिया करो, वो मैं वो कर लूँगा। अजोटो बैक्टर, ठीक है, पहला ये है। और दूसरा एनारोबिक, ये भाई साहब है क्लस्ट्रोडियम, क्लस्ट्रोडियम है ना। अब पहले इनको याद करने मत जाना, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। पहले साइकिल समझ लो, फिर ये याद करो कि दो व्यक्ति हैं जो ये काम करते हैं, एक क्लस्टोडियम होगा और एक अजोटोबैक्टीरिया। तो कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा, ठीक है। अब पहले इसको याद करने जाओगे तो प्रॉब्लमेटिक अपने लिए होगा, ठीक है। वो तो आप बताओगे ना मुझे। अच्छा, मेंस में इससे इससे नहीं आते मुझे, जहाँ आपके में तो दिखे ही नहीं, आपके में दिखे ही नहीं मुझे। मैंने आपको भेजा भी है ना वो जो पीडीएफ, उसमें मैक्सिमम आपके क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, या फिर वो जो एक्ट्स आते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है। प्रीलिम्स भी है आपका, तो वो क्वेश्चन आपको मुझे निकाल के देने। हाँ, यूपीएससी में, हाँ। तो आपको मुझे निकाल के देने हैं कि भैया ये आ रहा है तो वो पढ़ाओ, ठीक है। निकाल के तो दो। हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यहाँ पे राइजोबियम है, सुनो, यहाँ पे राइजोबियम है, वो जो रूट नोड्यूल में बैठ के फिक्स करता है, वो कौन है, राइजोबियम। मैक्सिमम क्वेश्चन यही आएगा आपको, है ना, राइजोबियम। हाँ, रूट नोड्यूल्स में बैठता है, जैसे पल्स है, पल्स की रूट नोड्यूल्स में बैठता है, ठीक है। जो वाटर है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, वो भी ये काम करता है। तो अगर कहीं एल्गे आता है, ब्रू ब्रू ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, वो वाला भी इसी में काम आता है। हाँ हाँ हाँ, बोलो। नाइट्रोजन क्या कर सकता है, हाँ, मतलब यहाँ से ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये वाली से ये वाली प्रोसेस, यहाँ से यहाँ लेके जाने वाली, वो वाली प्रोसेस में वो काम आएगा, ठीक है। और फिर उसके बहुत सारे नाम है, मैं लिखवाना नहीं चाह रहा हूँ। स्पूरुल, स्पाइरुल, एनेबेना स्पाइरल, हाँ एनाबेना नाम है उसका, एनाबेल था, हाँ, एनाबेना स्पाइरोलिना, हाँ यही नाम है उनके। तो मैं ज्यादा लिखवाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप फिर उसको छोड़ दोगे, है ना। लेकिन नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन यही आते हैं कि ये है बहुत सिंपल। एक्चुअली आप देखोगे ना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि ये चार टाइप है, ये किसके टाइप है। आपने बहुत सारा पढ़ा, बहुत सारा पढ़ा, आपने यही नहीं पढ़ा कि अगर जो डेट्रस, हमने फूड चेन पढ़ी ना अभी, एक फूड चेन होती है डेट्रस फूड चेन। डेट्रस फूड चेन क्या होती है, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अपना खाना बनाते हैं। एक तो हमने देखा कि पेड़ से लेके जाते हैं, दूसरे मरे हुए पेड़ से खाना बनाते हैं, वो उनको बोलते हैं डेट्रस फूड चेन। अब डेट्रस फूड चेन में कौन कौन आएंगे, तो ये क्वेश्चन था कि ये जो अपना अर्थवॉर्म है, ये है, इनके नाम दिए थे और इससे पूछा था कि कौन से डेट्रस फूड चेन के पार्ट है। तो अब आपको सिंपल ये जानना है, आपने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन यही नहीं पढ़ा कि इनमें से कौन सी स्पीशीज आती है। स्पीशीज पे काफी, फ्लोरा एंड फौना पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और एक पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन दे दिया जाता है कि ये कैटेगराइजेशन है, और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन सी स्पीशीज है जो इस कैटेगराइजेशन का पार्ट है, ठीक है। ये एक टाइप के क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप में एक आध क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, और ऐसे ही आपको भी क्लासिफाई करना है।
हम्म दूसरा वाला ये जो पोल्ट्री वाला वो बिल्कुल सही है, पोल्ट्री वाला हाँ। अब ये वाला आपको कहाँ से मिलेगा, करंट से। तो आपने ये पढ़ भी लिया ना, तो आप कहीं आप पढ़ोगे तो वो वाला करंट से, पोल्ट्री वाला, ठीक है, कि वो किसी रिपोर्ट में आया था। ठीक है, उसके बाद ये वाला तो अभी हमने पढ़ा कि वो अमोनिया छोड़ती है। अब एक में कन्फ्यूजन है, तो यहीं पे होगा हमारा 50-50 टेस्ट। एक में कन्फ्यूजन है ना कि क्या हाँ ऑक्साइड, वैसे ऑक्साइड नहीं छोड़ती है जहाँ तक मुझे पता है, तो वो है या नहीं। आंसर देखो, अगर मैंने 50-50 वाले में केवल ये दो को पिक किया होगा तो मेरा सही हो जाएगा, वहाँ तो फिर वो मेरा गलत हो जाएगा। तो यही समझ रहे हो ना 50-50 क्या है। तो ऐसा यूपीएससी में आता है, आपको वैसा नहीं आएगा, आपको बहुत ही सीधा आएगा। आपको यहाँ से जाना, ठीक है। यहाँ पे दो बैक्टीरिया का नाम लिख लो। ये दो बैक्टीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो टॉयलेट्स जो बनते हैं ना, क्या है, ये अमोनिया से नाइट्रोजन बना रहे हैं। यही चीज दोनों बैक्टीरिया यूज हुए हैं बायो टॉयलेट में, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर से भी अमोनिया निकलता है। ठीक है, तो बायो टॉयलेट्स क्या है, उसमें पानी का यूज ना करके उन बैक्टीरियाज को डाल दिया जाता है ताकि वो जल्दी से उसको कंपोस्ट बना दे या फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो पानी का वेस्टेज कम होगा। ये तो बायो टॉयलेट में भी यही दोनों बैक्टीरिया का यूज किया गया है, जो कि हमारे यहाँ रेलवेज में आपने देखा होगा ना, स्टेशन में एक बायो टॉयलेट का वो लगा रहता है, उसमें भी ये दोनों बैक्टीरिया, इसलिए ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बायो टॉयलेट पे क्वेश्चन आए या डीनाइट्रिफिकेशन पे क्वेश्चन आए, दोनों। ठीक है, तो पहला बैक्टीरिया है थायोबैसिलस, बैसिलस, बैसिलस, ये पहला नाम है, जो क्या करता है, अमोनिया को नाइट्रोजन में, तो डीनाइट्रिफिकेशन में जो व्यक्ति काम आता है वो, हाँ वही वही, सूडोमोनास। सूडोमोनास, ठीक है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जाके इसके क्वेश्चन लगा लो, जो तुम्हारे गलत होंगे उनको देख लेना, तो एक बार बैठ जाएगा कि हाँ वहां गलती की थी, तो वो हो गया। क्या नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, फिक्स होने के बाद ही होगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज है कि रूट मॉड्यूल्स में एडिक्वेट इकोसिस्टम, ठीक है। ये जो मैंने प्रोसेस बताया था ना, अमोनिया टू नाइट्राइट्स, इधर देख रहे हो आप लोग, अमोनिया टू नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, जो मैंने लिखा था यहां से यहां तक, ये है नाइट्रिफिकेशन। ये टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये फिक्सेशन जो तीन चीज़ों से हो रहा था वो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वहां से अमोनिया से वापस नाइट्रोजन में जाएगा तो डीनाइट्रिफिकेशन। सुनो कंफ्यूज मत हो दोबारा से, अमोनिया से नाइट्राइट्स में जा रहा है, ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया से वापस नाइट्रोजन बन रहा है तो डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया था, क्यों, क्योंकि मैं एक प्रोसेस चलाना चाह रहा था, या फिर मैंने वहां पे लिखा था ताकि मैं बताना चाह रहा था। अब मान लो कोई चीज यहीं से वापस से बन जाए, वो तो मैं क्योंकि साइकिल बताना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ से वापस लेके गया ना, अदरवाइज कोई यहीं पे है और ये दोनों बैक्टीरिया इस पे काम कर जाए तो यहाँ पे भी डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, तो वो साइकिल क्योंकि बनाना चाह रहे थे इसलिए उसका प्रेजेंटेशन वैसा कर रहा था मैं। हाँ, जो अमोनिया बन गया वो तो बन गया ना, शेड्यूल यही फॉलो करेगा। प्रेजेंटेशन कहीं भी हो सकता है, किसी बुक में किसी और भी मिल सकता है, तो ऐसा नहीं कि मैंने गलत पढ़ा है या वो गलत लिख रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, प्रोसेस वही रहेगा। एक है कार्बन साइकिल, ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत अभी। दूसरा है कार्बन साइकिल। देखो, वाटर वाले में आपने सबने पढ़ा हुआ है कि क्या कहाँ से आता है, इसलिए मैं उसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रेसिपिटेशन क्या होता है,
ऊपर कंडेंसेशन क्या होता है, फिर हाँ प्रेसिपिटेशन, यहाँ से इवेपोरेशन, ठीक है, वो पढ़ा हुआ है ना, श्योर। तो उससे क्वेश्चन आएगा तो आप टैकल कर लोगे, इसलिए मैं उसको एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन साइकिल भी यही है, नॉर्मल सी, कि इन्वायरमेंट में मिलती है, पेड़ उसको ओरिजिनेट करता है, हम करते हैं वो। फाइनल अब हम पढ़ रहे हैं कार्बन साइकिल, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। क्या हो गया, कोई दिक्कत? पक्का? कार्बन साइकिल, ठीक है। पहली गैस थी नाइट्रोजन, दूसरी हम कार्बन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल सी है, और हाइड्रोजन वाली भी नहीं इलेबोरेट कर रहे हैं क्योंकि आपको वो पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वो जो वाटर साइकिल होती है वही हाइड्रोजन साइकिल होती है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम कार्बन साइकिल पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ ऐसा खास है नहीं वैसे, CO2 है, यहाँ से रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन वैसे हम वापस जाएंगे ना, CO2 बनाएंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन से बनेगी। उसके बाद दो तरीके हो सकते हैं, पहला तो कि फोटोसिंथेसिस से कौन ले ले, पेड़ ले ले, ठीक है, या फिर वो किसी चीज़ में ट्रैप हो जाए। फोटोसिंथेसिस से अगर पेड़ लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उससे ऑक्सीजन बनाएंगे, वो अपने आप उसको अपने अंदर रख लेंगे, जिसके कारण वो बढ़ते रहते हैं, हर चीज़ में कार्बन यूज़ होता है। ऐसे ही समुद्र लेगा तो अपने पास रख लेगा, ठीक है, फिर उससे वो नीचे ज़मीन में मिलेगा, वो जाके वापस पेड़ में आएगा, ऐसे कुछ कुछ फॉर्म में आएगा। तो उस कार्बन साइकिल का भी ऐसा कुछ खास रोल है नहीं, ठीक है। यहाँ से आया फोटोसिंथेसिस, ये रेस्पिरेशन मालूम है ना क्या है, हम जो सांस लेते हैं, जो बाकी क्या बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो धूप से, कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपना खाना बनाते हैं पेड़। तो ये ऑर्गेनिक मैटर में जाएगी, ठीक है। जैसे कि पेड़, अभी बताया कि पेड़ अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, समुद्र, ठीक है, आइसबर्ग्स होते हैं, आइसबर्ग्स में भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो देखो क्या हो रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, उससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइस मेल्ट हो रहे हैं, तो और ज़्यादा उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, क्यों? क्योंकि उसमें जो कैप्चर थी वो बाहर आ रही है, तो और फिर ये इम्पैक्ट तेज़ी से चल रहा है, तो उसी को इम्पैक्ट करता रहता है, ठीक है। फिर ये डेड ऑर्गेनिज्म, अभी बताया पेड़ मर जाते हैं तो उससे वो निकलती है, हम भी मरेंगे तो हमारे अंदर से कार्बन वो होगा, ठीक है, और जानवर सब पे। तो डेड ऑर्गेनिज्म से निकल करके वापस से ये एनवायरनमेंट में चली जाएगी, या फिर नीचे सॉइल में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये जो न्यूट्रिशन होगा उससे हमारे अंदर आएगी, हम पेड़ में से कुछ खाते हैं तो उसके अंदर का जो कार्बन है वो भी तो हमारे अंदर थोड़ा जाएगा, और फिर वापस से हम रेस्पिरेशन करके उसको बाहर करेंगे, ठीक है। और ये जो ज़मीन में CO2 है, ये भी बायोडिग्रेडेशन के कारण, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेड होके सॉइल में मिलेंगे, और उसका जो कार्बन है वो सॉइल में मिलेगा, फिर वो ये भी बायोडिग्रेड होके यहाँ मिलेंगे, और ये प्रोसेस ऊपर नीचे चलता रहेगा, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं है उसमें, ऑक्सीजन जैसा है। जो जो मैं हाइड्रोजन वाला बता रहा था ना, हाइड्रोजन वाले में ऐसा है कि ये जो एक्चुअली उसको बोलते हैं, एक फिनोमेना को, एक पॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन ओशन एसिडिफिकेशन। उसमें क्या हो रहा है
कि जो CO2 की मात्रा है वो हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है, ओशन वाटर, उसमें जाके CO2 मिल रहा है, और उसमें जो कैल्शियम है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो सॉइल कैसा हो रहा है, एसिडिक। तो जो कैल्शियम की क्षमता है, जो कैल्शियम की क्षमता है वो कम हो रही है, इसके अंदर जो कैल्शियम की क्षमता है वो कम हो रही है। तो एसिडिफिकेशन के कारण वहाँ पे जो कोरल्स है वो मर रहे हैं। कोरल्स क्या है, कोरल क्या है बताओ, इंडिकेटर स्पीशीज है। और जैसे हमारे यहाँ ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, कि जो लाइफ को हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, फाइटोप्लैंक्टन। हाँ तो पॉलिप और जूप्लैंक्टन है ना, पॉलिप और क्या नाम है उनका, एल्गी और पॉलिप वगैरह मिलके ये बनाते हैं। ये क्या करते हैं, लाइफ को प्रोपोगेट करते हैं। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम को लाइफ में प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है। मेजरली ये यहाँ पे मिलते हैं अपने बीच वाले बेल्ट में, जहाँ फोटिक जोन होता है हमारा जहाँ पे, वहाँ पे। लेकिन ये ऊपर भी पाए जाते हैं, ठीक है। कोल्ड कोरल्स बोलते हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही पाए जाते हैं, ऊपर भी पाए जाते हैं, ठीक है, काफ़ी पाए जाते हैं ऊपर। लेकिन वहाँ पे लाइफ कम होती है, लाइफ को वो प्रोपोगेट नहीं करते। लाइफ को प्रोपोगेट कौन करते हैं, ये वाले जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाते हैं। लेकिन क्या है, वो किससे बने, कैल्शियम से बने। कोरल्स कैसे बने, कैल्शियम से। उसके ऊपर जूजेंथिले आके बैठता है, जूजेंथिले उसको न्यूट्रिशन और कलर देता है, ठीक है। तो वहाँ से लाइफ प्रोपोगेट होती है, फिर उसको धीरे धीरे खाते हैं और पूरी जो चेन है वो बनती है। लेकिन क्या हो रहा है, इसका कैल्शियम से बना है और हो रहा है एसिडिफिकेशन, मतलब CO2 जा रहा है और एसिडिक पानी हो रहा है। तो कैल्शियम की जो क्षमता है वो कम हो रही है, तो लीचिंग होती है। लीचिंग क्या होती है, जूजेंथिले मर गए तो इसका खुद का कोई रंग नहीं था, इसका कलर किससे मिलता था, इसको जूजेंथिले से, और न्यूट्रिशन भी कैसे मिलता था, जूजेंथिले से। तो जब ये कलर हट गया, जूजेंथिले मर गए, कलर हट गया तो सफ़ेद हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, लीचिंग, यानी वो लीचिंग ही बोलते हैं, है ना। तो ये खत्म हो जाते हैं। तो ये जो प्रोपोगेशन है लाइफ का वो खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि CO2 बढ़ रहा है। ये आपको मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ कि जब आप ग्लोबल वार्मिंग और ये सब लिखोगे तो आप अलग अलग डायमेंशन में भी लिखोगे कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है। MPPSC में मेजरली मुझे जहाँ तक पता है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे एस्पेक्ट में अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो आप कोई भी आंसर बना सकते हो। जैसे CO2 से बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, पॉलिटिकल बता दिया मैंने, श्रीलंका वाला, ठीक है। और बहुत सारे, अभी G20 समिट हो रहा है, FFC, ये जो सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो UNFS, FCCC, है ना, ये सारी, तो ये क्या कर रहे हैं, सारे दुनिया को साथ में लेके आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके खिलाफ लड़ना है, अगर अदरवाइज वो हो जाएगा। उसके बाद हर देश में, पाकिस्तान में अननेचुरल फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा CO2 क्रिएट कर रहे हैं, उन पे इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। जिन्होंने कम क्रिएट किया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया, जैसे कि वो जो आइलैंड नेशन है, अब CO2 किसने, US ने और यूरोप ने बहुत सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्रिएट किया, आइस मेल्टिंग हुई, आइलैंड कंट्रीज तो डूब रही हैं। तो जिनने तो कुछ किया नहीं उनके साथ भी दिक्कत है। इनने तो कुछ नहीं किया था, इनने तो इतना CO2 नहीं निकाला था, लेकिन डूब कौन रहा है, ये आइलैंड कंट्रीज, है ना। अब पाकिस्तान में फ्लड्स आ गए, इनने बेचारों के पास और कुछ तो है नहीं, उनने कौन सा इंडस्ट्री लगा रखी है, ठीक है। उनके यहाँ फ्लड आ गए, क्यों आए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो गलती किसकी, वेस्ट की, भुगतना किसको पड़ रहा है, पाकिस्तान को, ठीक है। फॉरेस्ट फायर कहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ के चलते वाइल्ड लाइफ खराब हो रहा है। अमेजोन में आग लग रही है। अमेजोन क्या बोलता है, लंग्स ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और बहुत ज़्यादा नेचुरल इकोसिस्टम है। वो क्या करता है कि CO2 को कैप्चर करता है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब वही गायब हो रहा है तो बाकी सब में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रीज़न हो सकते हैं। कि देखो, एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट को साइड करो, कि क्योंकि CO2 या फिर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है तो इतना ज़्यादा हमारी जो प्रोडक्टिविटी हो सकती है वो ख़राब हो रही है। इतना पैसा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है अननेसेसरी। जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, जो वो लोगों की भलाई के लिए लगा सकती थी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती थी और लोगों को खाना दे सकती थी, घर दे सकती थी, उसको काय में लगाना पड़ रहा है, गैस में। मतलब वो जो गैस रोकने वाली मशीन है, ठीक है, गन वन जो लगा रहे हैं, वो फिल्टर लगा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, कई बार दिल्ली बंद करनी पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे गाड़ियाँ बिकना कम हो गई हैं, ठीक है, चेंज हो रहा है। तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट क्या है, जब भी एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरनमेंट बदलता है तो वुमेन के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी चिपको आंदोलन ये सब हुए हैं, वुमेन ने इनिशिएट किए। क्यों किए, क्योंकि वुमेन को ही काम लेकर के जाना पड़ता है। मान लो सूखा पड़ जाए कहीं पे,
घघरिया लेके बाहर कौन जाता है? वुमन। तो उसको अब वो राजस्थान में औरतों को देखा ना मटका लेके, अब वहाँ पे सूखा पड़ गया तो अब 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। किसको जाना पड़ेगा? तो सोशल इम्पैक्ट देख रहा आपने, देख लिया आपने, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज होगा तो फसल खराब होगी, फसल खराब होगी तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा, तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम। आपका क्या एग्रीकल्चर नहीं, माइग्रेशन क्यों होता है कि एग्रीकल्चर नहीं चल रहा तो अर्बन सेंटर में वो ढूंढने जाते हैं, अब वहाँ से वो वहाँ ढूंढने गए, ऑलरेडी वहाँ पे इतनी ओवर क्राउडेडनेस है तो वो और वहाँ पे गरीबी का पार्ट कर बनते हैं। तो जो भी माइग्रेशन से लोग आते हैं वही सबसे ज़्यादा पॉवर्टी और सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक प्रॉब्लमेटिक जगह पे वही रहते हैं, उनके साथ ही सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है। तो ये सब प्रॉब्लम इसी से जुड़ी हुई है, तो आप आंसर कहीं से भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल, अच्छा उसको सुन लो, फॉस्फोरस साइकिल जो है उसमें भी सेम है, वो पत्थर से निकलेगा इरोजन वेदरिंग होके और पानी में न्यूट्रिएंट्स देगा और वापस से वो फॉस्फोरस में आ जाएगा, ठीक है। सल्फर साइकिल में क्या है, वो दो तरीके से निकलता है, वो गैस में भी होता है और वो पत्थर में भी होता है, लेकिन उसको ज़्यादातर कंसिडर सेडिमेंट्री साइकिल में ही किया जाता है। तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस है, अल्टीमेटली आना नाइट्रोजन साइकिल और इधर से था। आपको चीज़ें ज़्यादातर पता है, कुछ आपको ऐसा लगे क्वेश्चन में कि भैया ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या अभी तुम्हें दिख रहे हो तो वो बता दो, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आपने जहाँ इकोलॉजिकल सक्सेशन लिखा था ना, वहाँ पे उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो और लिख लीजिए साइड में। हाँ पूछो पूछो, क्या पूछो, कुछ पूछ रहे हो? कभी कुछ लगे तो सच में पूछ लेना। हाँ, अरे कहीं साइड में ऐसे ही लिख लो, 5 पॉइंट से वो लिख लो, ठीक है। हाँ, उसको कहीं पे लिख लो तुम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि ये होता है या नहीं होता, अगर आपको ये थोड़े बहुत याद होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये से रिलेटेड है या नहीं है, आप एलिमिनेट कर पाओगे और काम लिख पाओगे अपना। पहला है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमने देखा था कि आगे जाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल वेजिटेशन बढ़ता है, उससे रिलेटेड फिर फ्लोरा फोना बढ़ते हैं, ठीक है। फिर और वो जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या है, जो उसमें रहने वाले हैबिटेट में रहने वाले लोग हैं वो कितने फ्लोरिश कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ रही है, दैट इज इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। पहले वाले में देखा था केवल पायोनियर स्पीशीज थी, ठीक है, यहाँ पे आके कॉम्प्लेक्स स्पीशीज आ गई थी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्पीशीज में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ी। सेकेंड है शिफ्ट इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रिजर्वॉयर्स, शिफ्ट इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रिजर्वॉयर्स। जमीन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, पेड़ में अभी कम है, तो वो जो नीचे से न्यूट्रिएंट्स लेके उसको फ्लॉरिश करना, हमारे अंदर जान आ रही है, हमारे अंदर नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, चीज़ें आ रही, कहाँ से आ रही है? पेड़ से, इन्वायरमेंट से। तो वो जो रिजर्वॉयर में इधर उधर चीज़ें हैं, उनको सक्सेस, उनको न्यूट्रिएंट को साइकिल में कौन लाता है? पेड़ लगा ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे ना, तो यही करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स, मतलब जो अलग अलग जगह पे, एक जगह मान लो जुपिटर है, जुपिटर क्या है, अलग अलग जगह पे उसमें बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं, लेकिन उसका कोई फायदा है क्या? जब न्यूट्रिएंट साइकिल, जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तब उसका चैनलाइजेशन होता है, वो जो रिजर्वॉयर में इधर उधर भरी गैसेस है ना, उनका यूटिलाइजेशन होता है, किसके कारण से? इकोलॉजिकल सक्सेशन के कारण से। इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, थर्ड वन इज इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, पायोनियर स्पीशीज से सीरियल में जाओगे, सीरियल से आप कॉम्प्लेक्स में जाओगे, तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी, ये याद रहेगा। यहाँ से जब आप इधर मूवमेंट करोगे तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, वहां से जब वापस मूवमेंट करोगे तो डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फोर्थ वन इज इंक्रीज्ड नीश डेवलपमेंट, NISHE, नीश आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना?
CHE, ठीक है। क्या दोबारा बोलो? CHE, ठीक है, NICHE, नीश डेवलपमेंट। हाँ, नीश का मतलब आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना? नीश का आपने आपने ठीक है, नीश का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रोल। किसी डाइवर्सिटी में हर ऑर्गेनिज्म का एक रोल होता है। तो नीश का मतलब होता है वो उसका रोल क्या है, ठीक है, उसका वहाँ पे काम क्या है। तो किसी भी दो स्पीशीज का कोई एक नीश नहीं हो सकता है। नो टू स्पीशीज कैन हैव वन नीश, ठीक है, उनके अलग अलग रोल होंगे। अगर दोनों के एक हैं तो दोनों एक दूसरे में लड़ेंगे और अपने रिसोर्सेज को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में टाइप ऑफ, अच्छा ये बताओ आप लोगों को टाइप ऑफ वेजिटेशन ये सब आता है क्या? नहीं? कि मतलब देखो कौन कौन से बायोम्स हैं, तो टुंड्रा बायोम है, ठीक है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, फिर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, फिर ग्रासलैंड्स हैं, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये आपको एनडीए में आता है क्या? अच्छा, आप यूपीएससी वाले हो, ओके, आप भी, आप एमपीपीएससी, हाँ सॉरी सॉरी, मैं क्यों पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम दोनों एनडीए वाले, तो मुझे लगा आप लोग तीनों एक साथ हो। अच्छा, ठीक है, ओके, तो ये आपको तो आता है, आप लोगों का ढूंढो ना भाई, ये क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हमने पढ़ लिया है, याद है? एमेंसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म, तो वीडियो आएगा, सॉरी सॉरी, हाँ वीडियो आएगा, ठीक है। इकोलॉजिकल जो वो है इंटरेक्शनिज्म, उसमें अल्टीमेट पर आप भी सुन लो, कौन नहीं आया था उस दिन? आप आए थे? आप, हाँ, तो तुम तीनों तुम लोग रिवाइज करो, तुम लोग सुनो, ओए इधर सुनो। कॉमन सैलिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन में दोनों स्पीशीज जो इंटरेक्ट कर रही हैं उन दोनों का ही फायदा होता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि जूजेंथिले और पॉलिप, इसको क्या बोल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है पॉलिप को, और इसको क्या मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है। एल्गे और फंगाई, ये सब क्या है, म्यूचुअलिज्म के पार्ट है या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि दोनों को पार्ट। कॉमन सैलिज्म, कॉमन सैलिज्म का मतलब होता है एक को फायदा हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को फायदा हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय ने गोबर किया, गाय का कोई काम नहीं है, अब उस गोबर में बीटल हो गया, बीटल को प्रोपोगेट करने के लिए वही सारा एनवायरनमेंट चाहिए रहता है जो उस गोबर में मिलता है। तो बीटल और गाय, गाय का क्या रिलेशन हुआ, कॉमन सैलिज्म। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और एक को, जैसे कि सकर फिश, सकर फिश क्या होती है, शार्क में या बड़ी वेल में जाके चिपक जाती है, वेल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्या करती है, इसको मूवमेंट मिल जाता है, मतलब उसको जाना नहीं पड़ता, वहीं के वहीं खाना भी मिल जाता है उसमें बहुत कुछ, तो इसका फायदा हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या हो गया, कॉमन सैलिज्म। ए सैलिज्म, एमिन सैलिज्म, सॉरी, एमिन सैलिज्म, इस ये सब वीडियो में है, आप जाके लिख लो ना, है ना, मैं बता रहा हूँ। एमिन सैलिज्म का मतलब है एक का कोई फर्क नहीं पड़ता है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको सनरेज चाहिए, ये व्यक्ति तो अब तक बढ़ रहा है, मतलब ये पेड़ बढ़ रहा है, यहाँ पे जो ग्रास है, तो ये इसने रोक ली, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसको प्रॉब्लम हो रही है, एमेंसेलिज्म, ठीक है। फिर प्रेडेशन, प्रेडेशन क्या होता है कि प्रेडेशन या फिर पैरासाइटिज्म, ये दो टाइप की चीजें हैं जिसमें एक को नुकसान होता है और एक को फायदा होता है, मतलब इसके ऊपर ये जी रहा है, ठीक है, तो ये प्रेडेट करेगा। जैसे कि शेर ने हिरण का हमला किया है, शेर ने हिरण को हमला किया, हिरण तो मर गया, उसका नुकसान है, इसको खाना मिल गया तो इसका फायदा है, ठीक है, हो गया प्रेडेशन। और एक कंपटीशन, मतलब दो लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हो, तो वहां पे दोनों का ही नुकसान होता है, ठीक है। यही जो हमने पढ़ा, यही जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो इकोलॉजी सक्सेशन पढ़ा ना, कि प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, हाँ, नहीं नहीं बताओ ना उसके अंदर क्या है। हम्म हम्म और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी,
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने उसमें ही तो पढ़ा था कि जो डायरेक्ट बना रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, और फिर जो ऊपर जा रहे हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिशरी कंज्यूमर्स, तो वही थे। और बताओ कोई प्रॉब्लम? पक्का आगे बढ़े। अब टाइम क्या हो गया? अरे आप लोगों को कितने देर तक पढ़ना है, मतलब कब तक बोला गया है? हाँ बताओ फिर वैसा करें। अब देखो ये बायोम आता है ना, आप चारों को बायोम आता है ना? आप लोगों को आता है क्या? सेम है, कुछ नहीं। नहीं अरे यार बायो मतलब वो कि मान लो ये वाले पेड़ हैं, ये इस इधर किस टाइप के पेड़ मिलते हैं, ये वाला जो वेजिटेशन है ये किस जगह आता है। हाँ हाँ वैसी कुछ मान लो एक्चुअली बायोम्स। हाँ हाँ बायोडाइवर्सिटी इसकी बात शुरू करेंगे हम, ये नहीं है तो फिलहाल अगर आपको बैठना है तो बैठो, जाना तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम बायोम शुरू करते हैं, ठीक है? थोड़ी देर बायोम पढ़ते हैं फिर खत्म करें। ये कहाँ पे? अच्छा तो तुम कॉलेज में इसीलिए जाती हो कि ऐसे ही जा सकते हैं? अच्छा तो वहाँ पे और कौन से गेम होते हैं? और तो वहाँ पे क्या है, पार्ट लेना पड़ता है कि फीस जमा करनी पड़? बस जाओ। अच्छा है। और फुटबॉल वगैरह होता है क्या? अच्छा वहाँ पे कोई सिखाना या फिर प्रैक्टिस के लिए नहीं? ये हॉकी वाला ना? हाँ। कौन से वाले में हो? कौन से वाले स्टेम फील्ड में हो? कौन से वाले स्टेम फील्ड में हो? अच्छा शुभी दीदी हैं क्या तुम्हारे यहाँ? शुभांगी होगा, शुभांगी शर्मा। हाँ शुभी दीदी, हाँ वो दीदी हैं। कंप्यूटर पढ़ाती है ना वो? हाँ शुभांगी दीदी है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बैठ रहे हो? बैठो। तो अलग अलग टाइप के वेजिटेशन होता है, जैसे कि डेजर्ट वेजिटेशन होता है, ठीक है? सवानास होते हैं, सवानास भी एक तरीके के ग्रासलैंड होते हैं। सवानास एक तरीके के ग्रासलैंड्स होते हैं। अब क्या होता है ग्रासलैंड, अपन ने देखा कि जहाँ पे ज़्यादा, हाँ जैसी इच्छा हो, ग्रासलैंड ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्रासेस ज़्यादा होती है, पेड़ कम होते हैं, ठीक है? तो अब वो ग्रासलैंड कहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है? ये अर्थ है, इसमें एक होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? ठीक है। दूसरा है इक्वेटर, 0 डिग्री, 23.5, 23.5। ठीक है, कैप्रिकन। ये तीन वो है। अब आपका जो आइलैंड है, आपका जो आइलैंड है वो किस इसमें लाई कर रहा है, आपका आइलैंड किस डिग्री पे या फिर किस पैरेलल पे लाई कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि वो कॉन्टिनेंट की किस साइड में है। अब उसको मिस मत करना, उसकी लोकेशन, यानी लोकेशन देख रहे हैं लेकिन उसको कहीं ये मत ढूंढने लगना कि इंडिया में ऐसा नहीं है वैसा नहीं, पूरा कॉन्टिनेंट जो है, पूरा एक कॉन्टिनेंट, हाँ जैसे मान लो अफ्रीका है, तो अफ्रीका में अगर कोई इस पर्टिकुलर पैरेलल पे होगा और इस डायरेक्शन में होगा, मतलब लेफ्ट राइट मिडिल में, ठीक है? तो वहां पे वैसा बायोम पाया जाता है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है? बायोम क्या होता है, जैसे डेजर्ट बायोम है, डेजर्ट में हमने देखा था ना कि वहाँ की लीफ क्या बोलते हैं, मोटी थिक वैक्सी होती हैं, उनमें थॉर्न्स होते हैं, मतलब
क्या होते हैं, कांटे लगे रहते हैं, है ना, ये सब हमने वहाँ का देखा था। जो हमारा और कोई बायोम आएगा जैसे कि एल्पाइन, टुंड्रा टुंड्रा बायोम जो सबसे ऊपर ठंडा होता है, ठीक है। टुंड्रा बायोम में क्या होता है, ठंडी है, परमाफ्रॉस्ट पड़ता है, इसलिए देखा होगा आपका क्रिसमस ट्री ऐसा होता है। कैसा? ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ गिरेगी तो बर्फ को निकलने के लिए नीडल टाइप की उसकी वो होती है, ठीक है। नीचे की सतह बहुत न्यूट्रिएंट वाली नहीं होती है, इसीलिए वो अलग तरीके का शेप अपनाती है, साइज अपनाती है। वैसे जानवर भी अलग अलग तरीके से उस बायोम के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कितने टाइप के बायोम होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेजर्ट में 2 बार क्वेश्चन आया, ठीक है। उसके बाद सवानास के ऊपर आया कि ये कहाँ पे मिलते हैं, ये कहाँ पे। अब जो तेज भागते होंगे वो वहाँ मिलेंगे, जो नहीं भागते होंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हो। ठीक है, देखो ये क्या है, ये है हमारी डिग्रीज, मतलब कितने डिग्री में लाई कर रहे हो आप, ठीक है। मान लो कि 0, यहाँ दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, 0 से 10 डिग्री, ठीक है, 30 टू 35 डिग्री, 60 टू 65 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 90 डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री से ऊपर जाते जाते यहाँ पे भी हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना कि अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो वही चीज ऊपर भी जाएगी और वही चीज नीचे भी जाएगी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि कैसे कॉन्टिनेंट का कौन सा साइड, लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो ये हो गया टुंड्रा, जो सबसे ठंडा होता है, 65 टू 90 डिग्री। ऊपर रशिया वाला पार्ट, कनाडा का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे नॉर्वेन जो आइलैंड्स होते हैं उसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, वहाँ पे आर्टिक रीजन ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद जो 65 से, एक सेकेंड मैंने एक मिस किया, 65 से 45, 40 टू 45, उसके बाद 30 टू 35, फिर 10, ऐसा, ठीक है। तो 40 टू 45 डिग्री में ये जो होता है, अगर कोई कॉन्टिनेंट इधर 40 टू 45 डिग्री पे है, 10 35 से 45 डिग्री के बीच में है, 65 से सॉरी 65 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है। आपने एटलस देखा, आपने देखा कि 65 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में वो कॉन्टिनेंट लाई करता है, और उसका साइड देखा, तो जो सब उस कॉन्टिनेंट का इस साइड वाला पार्ट होगा वो होगा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। कौन सा? ब्रिटिश टाइप, ठीक है, या फिर नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये जो है ना इंग्लैंड वाला पार्ट, वो सब वो यहाँ पे आते हैं नॉर्थ वेस्ट यूरोप तरफ में। आप लोग क्रिकेट देखते हो? तो इंग्लैंड में जब क्रिकेट होता है तो कभी बारिश आ जाती है, वैसा वाला क्लाइमेट होता है यहाँ पे, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। हाँ मतलब कभी भी बारिश क्यों वहाँ पे इसीलिए आती है क्योंकि अब ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी आपको। यहाँ से मास जाता है और एक मास ऊपर से आता है। मास क्या होता है? एयर मास क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह के जो वहाँ के फीचर्स है, फीचर्स नहीं, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो वहाँ की हवा अपने अंदर ले लेती है। काफ़ी टाइम के बाद एक हवा, जैसे कि यहाँ ठंडा है, पूरे में बर्फ़ है, तो बर्फ़ यहाँ पे जो हवा होगी ना वो उस ठंडी को अपने एक उसमें बना लेगी, और यहाँ पे ठंडा बना लिया, और यहाँ पे जो समुद्र है यहाँ का गर्म टेम्परेचर से एक एयर मास बना जो कि गर्म है, दोनों इधर से आए, ठीक है। तो अब ठंडा वाला क्या होता है? भारी होता है, गर्म वाला हल्का होता है। गर्म वाला ऊपर उठेगा, ठंडा वाला नीचे घुसेगा, और ये एक दूसरे पे मिलेंगे, और ये एक दूसरे के क्या बना लेंगे? साइक्लोन। तो ये ट्रॉपिकल सॉरी टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारे यहाँ बनते हैं इंडिया के पास, ये होते हैं टेम्परेट साइक्लोन, ये हवा में बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, वही वही विंड फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं जेट स्ट्रीम के साथ हमारे यहाँ आती है, और नॉर्थ वेस्टर्न रेन करती है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ जो ठंडियों में जो रेन होती है ना वो इनके कारण होती है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आया और फिर यहाँ से आई, तो वो हमारे गेहूँ के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये सब उसका पार्ट है, अब थोड़ा सा आपको वो भी देखना पड़ेगा।
ज्योग्राफी पढ़ोगे आप जब, पता नहीं, मतलब जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, मुझे नहीं पता कि आप कब पढ़ोगे। ठीक है, एवरग्रीन, एवरग्रीन कोनीफोरस फॉरेस्ट, कोनीफोरस फॉरेस्ट, कोनीफोरस क्यों? हाँ, बोरेल फॉरेस्ट, ठीक है, बोरेल बायोम बोलते हैं इसको। ये कॉन्टिनेंट के बीच में आएंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंट के राइट में नहीं, बीच में आएंगे ये। हाँ, ये बायो, हाँ यही लिखना है आपको। कुछ मैं मेंशन करूंगा आपको, लेकिन मेजर आप उसमें जो शिफ्ट मत करो, जितना मिल रहा है उसको ग्रेन करते जाओ। लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे क्या होगा, वार्म और वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट, कोल्ड ओशन करेंट्स। अब ओशन करेंट्स नहीं मालूम होगा आपको, अभी मीट करती हैं। ओशन करेंट्स वो वाटर बॉडीज होती हैं ओशन में जो एक बेल्ट टाइप का लेके चलती हैं, ठीक है। तो चाहे नीचे से जाएंगी तो वार्म होंगी, ऊपर से आएंगी तो कोल्ड होंगी। तो आपने यूएसए देखा है, यूएसए कुछ ऐसा है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ऐसा है। यहाँ से, यहाँ पे ग्रीनलैंड वगैरह है, तो यहाँ से एक वार्म कोल्ड एयर करंट आएगी, और यहाँ से गल्फ ऑफ मैक्सिको से यहाँ से जाएगी एक वार्म करंट, यहाँ पे वो मिलती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग बनाती है। तो जहाँ पे ये मिलती हैं, एक तो लेफ्ट तरफ, तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा, लॉरेशियन क्लाइमेट। एक यहाँ पे जापान है, जापान है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नहीं है, ठीक है, ये 45 टू 65 के बीच में, यहाँ पे जापान है। ऊपर से और नीचे से ओरोशिवो और कोरोशिवो जाती हैं, ये दो टाइप की करेंट्स है, ओरोशिवो और कोरोशिवो, एक वार्म है और एक कोल्ड है, ये मिलती हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में है और उस जगह पे है। समझ आ रहा है क्यों बोल रहे हैं? एक पर्टिकुलर उनकी इंडिकेशन, तुम्हें क्या हो गया? हाँ, क्योंकि आपको मैप नहीं पता है ना, ले इतना भी नहीं कि वो एग्जैक्ट आ जाए, ये बात सही है। अच्छा, इसको सुनो, ये क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्टिव जोन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्टिव जोन होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पे पालन होती है। नहीं, हम बता रहे हैं। और यहाँ पे फॉग भी बहुत होता है, इसलिए टाइटैनिक कहाँ बैठा था, यहीं पे। फॉग ज़्यादा होगा ना, तो यही होगा, तो ट्रैफिक दिक्कत होती है। अगर इस पे आ जाए कि ओशन करंट से क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, हाँ तो उसको दिखता भी तो नहीं है, तो वही तो ट्रैफिक दिक्कत है, उस शिप का ट्रैफिक दिक्कत का वही है ना, शिप का ट्रैफिक तो वही कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ऐसी ओशन करंट क्या करते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन, इधर के लेफ्ट में हो, इधर लेफ्ट में हो, तो विंड ऑफशोर होती है। क्या होता है यहाँ पे, ट्रेड विंड चलती हैं, ट्रेड विंड ऐसी चलती हैं ऊपर से, और यहाँ से चलती हैं ऐसी, यहाँ से ऐसी, और वो भी आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से ऐसी चलती हैं। अब ऐसी चलती हैं क्योंकि आप लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में हो, मान लो अपना उधर से डेजर्ट है, किसका, अफ्रीका में जो डेजर्ट है वो उधर लेफ्ट साइड है, तो ये यहाँ से ऐसी जा रही है ट्रेड विंड, तो ऑफ शोर जा रही है, मतलब मेरे कॉन्टिनेंट से बाहर जा रही है, तो यहाँ का मॉइस्चर लेके जाएगी। ऊपर से वहाँ पे कौन से चलते करंट जाते हैं, वार्म करंट जाते हैं, ऊपर से वहाँ पे वार्म करंट, ठीक है। हाँ हाँ, ये 65 टू 45, 45 टू 35, ये मेडिटेरेनियन। एक सेकंड, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट,
एवरग्रीन और लॉरेशियन। किसके? ये कॉनिफरस फॉरेस्ट, हाँ उसके नीचे बोरेल बायोम। हाँ हाँ 65 से 90 में टुंड्रा होगा। हाँ ठीक है। मेडिटेरेनियन बायोम क्या होता है? मेडिटेरेनियन सी दिखा है, तो उस टाइप में 45 अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल मैं यहाँ के दे रहा हूँ, तो ऐसे ही तो यहाँ 90 0 डिग्री के बाद यहाँ पे भी कोई 90 डिग्री होगा, कोई यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा, तो जो कॉन्टिनेंट यहाँ लाए करेंगे तो वो वहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट या ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ मिलेगा? यहाँ न्यूजीलैंड में भी मिलेगा। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ मिलेगा? न्यूजीलैंड में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी कॉन्टिनेंट के साइड में और उसी पैरेलल में यहाँ दिखाई दे रहा है, उत्तर डिग्री में। ठीक है, एक्चुअली मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर के अब आपको वेजिटेशन और वो पढ़ने किस टाइप के मिलते हैं। जैसे कि अगर हम डेजर्ट बायोम के बारे में पढ़ेंगे तो डेजर्ट बायोम में वही वैक्सी लीव्स और ये सब होगा। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन यूरिनेशन होगा, उनके पैर थोड़े लंबे होंगे ताकि वो ज़मीन से ऊपर रहें, तो ये टाइप के कहाँ मिलेंगे? डेजर्ट बायोम में मिलेंगे। फिर लॉरेशियन में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो कैसा टाइप का मिलता है और वो है ना मेडिटेरेनियन बायोम। मेडिटेरेनियन बायोम मेडिटेरेनियन बायोम क्या है? जो मेडिटेरेनियन सी के पास मिलते हैं वो सारी कंट्रीज आएंगी, और इस लेंथ में जो मिलता है। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे भी मिलेंगे, तो अगर लेफ्ट तरफ है तो मेडिटेरेनियन बायोम। ठीक, स्टेपीज या फिर टेम्परेट, बीच में क्या आएंगे? ग्रासलैंड आएंगे। बीच में क्या आएंगे? ग्रासलैंड आएंगे। लेकिन क्योंकि वो ये कौन सा है? कोल्ड रीजन है और ये वार्मर रीजन है। ठीक है, क्योंकि ये कोल्ड, ये वार्म और ये हॉट रीजन होगा, तो वार्म के ग्रासलैंड को क्या बोलेंगे हम? स्टेपीज। वार्म के टेम्परेट ग्रासलैंड से जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स उनको क्या बोलेंगे हम? स्टेपीज। ठीक है, इनका नाम है स्टेपीज, जो इस रीजन में पाए जाते हैं। तो वो जो अपना यूक्रेन आता है ना, वो स्टेपीज में आता है। यूक्रेन आता है वो स्टेपीज में आता है। और यहाँ पे आएगा चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टेम्परेट मॉनसून होता है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है समझने के लिए, मानता हूँ, लेकिन कंफ्यूज मत करना अपने आप को ज़्यादा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखो, आ रहे हैं, आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो स्किप। हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट किधर? लेफ्ट साइड में कॉन्टिनेंट के, और 10 से 35 डिग्री में। अब जितने भी आप डेजर्ट देखोगे, इंडिया का देख लो, या फिर आगे वाले जो अफ्रीका में है वो देख लो, या फिर वो मैक्सिको और उधर के वाले देख लो, तो वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे इस रीजन में। हॉट डेजर्ट मतलब कॉन्टिनेंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हाँ मॉनसून, टेम्परेट मॉनसून। यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब ट्रॉपिक्स में आ गए आप, 23 डिग्री से 10 डिग्री में आप ट्रॉपिक्स में आ गए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में। ठीक है, तो उसमें जो ग्रासलैंड आएगा उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलेंगे, और उसका दूसरा नाम क्या होगा? सवानास। तो अगर सवानास की बात होगी तो वो ट्रॉपिकल वाले की होगी, अगर टेम्परेट की बात होगी तो स्टेपीज की बात होगी। सब है टेम्परेट में, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, सवाना। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जिनको सवानास भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेपीज, टेम्परेट ग्रासलैंड जिसको स्टेपीज भी बोलते हैं। और जैसे कि इंडिया है तो इधर लेफ्ट राइट हैंड तरफ आएगा, जब आप ऐसे देखोगे मैप को तो राइट हैंड तरफ जो आएगा तो वहाँ पे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा।
इंडिया को वैसे एक इकलौता मत देखो। हाँ, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून का मतलब क्या होता है? मॉनसून का मतलब क्या होता है? मॉनसून का मतलब, मॉनसून का मतलब क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज मॉनसून। इज मॉनसून मतलब जब थर्मल इक्वेटर ऊपर नीचे जाता है, थर्मल इक्वेटर ऊपर या नीचे जाता है, ये मैंने बताया। तो थर्मल इक्वेटर के ऊपर नीचे जाने से ट्रेड विंड भी ऊपर नीचे जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ मानसून आता है। अभी देखो नीचे जब अभी थर्मल इक्वेटर ठंडी क्यों पड़ रही है? क्योंकि थर्मल इक्वेटर नीचे गया है, ठीक है। थर्मल इक्वेटर वापस से ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। तो जैसे ये ऊपर आएगा थर्मल इक्वेटर, तो जो ट्रेड विंड अभी यहाँ जा रही थी वो अब इसके ऊपर जाना चालू करेगी, ठीक है। और ये जो बैक मारती है, बैक क्यों मारती है? कोरोलियस फोर्स के कारण। जो अर्थ के घूमने से जो फोर्स बनता है उसको बोलते हैं कोरोलियस फोर्स। तो अभी क्योंकि ये थर्मल इक्वेटर नीचे है तो ये फोर्स बन रही है यहाँ पे। जब ये थर्मल इक्वेटर वापस जुलाई में ऊपर आएगा तो ये फोर्स वापस बनेगी ऊपर, कोरोलियस फोर्स, और ये आएगी हमारे नॉर्थ वेस्ट। इसीलिए हमें नॉर्थ वेस्ट ये वाला सॉरी साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऐसे जाती है इंडिया में, यहाँ पे अभी क्योंकि नीचे है तो यहाँ पे घूम रही है। जब ये थर्मल इक्वेटर ऊपर आएगा, क्योंकि ट्रेड विंड ऐसी जाती है लेकिन कोरोलियस फोर्स के कारण मुड़ती हैं, ठीक है। तो जब ये थर्मल इक्वेटर ऊपर आएगा तो इस कोरोलियस फोर्स के कारण अपने यहाँ मॉनसून एंटर करता है। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, क्योंकि वो सीजनल रिवर्सल हमारे यहाँ बारिश लेके आता है, इसलिए मॉनसून को बारिश से एसोसिएट करते हैं। लेकिन मॉनसून का मतलब क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, क्योंकि सीजन के द्वारा ही वो ट्रेड विंड ऊपर नीचे जाती है और उनका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल सवानास हो गया, मॉनसून हो गया, और लास्ट जो हमारे यहाँ नीचे मिलता है रेन फॉरेस्ट। 0 से 10 डिग्री पे रेन फॉरेस्ट। अब ये ऊपर भी मिलेगा, मतलब ये इक्वेटर के ऊपर भी मिलेगा, और यही चीज ऐसी उल्टी कर दोगी तो ये यहाँ पे भी, समझ गए क्या? कोरोलियस फोर्स, वो तो जब तुम ज्योग्राफी पढ़ोगी वो समझ में आएगा। अभी अभी इतना कोई रिलेटेड एक्चुअली क्या है, ये जो बायोम है ये कहाँ आ रहे हैं मैंने ये बता दिया। हमारे जो एनवायरनमेंट के मतलब का है कि इस बायोम में कैसे टाइप के एनिमल मिलते हैं, कैसी टाइप की फ्लोरा फोना मिलती है। लेकिन अनटिल अनलेस मैं आपको बायोम से इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा तो उसके अंदर डेजर्ट के अंदर कैसा वाला क्या बोलते हैं फ्लोरा फोना मिलता है, मैं उससे कैसे इंट्रोड्यूस कर दूं। इसीलिए मैंने ये बताया आज, ठीक है। तो हाँ, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट डालो, ठीक है। ठीक है, आज अभी इतना ही रखो, फिर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है कल से, ठीक है।